वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 19 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जेडीएस से है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के वसीमुद्दीन किरमानी साहब आपका स्वागत है बी द लेटेस्ट न्यूज़ पर। शुक्रिया साहब। आपके तमाम बी द लेटेस्ट न्यूज़ के व्यूवर्स को हमारा सलाम आदाब अर्ज़ है। जी सर, जो सबसे पहला क्वेश्चन है बिदर की पब्लिक में ये है कि जेडीएस को सबसे पहले टिकट जो अनाउंसमेंट हुई रमेश पाटिल सोरपुल साहब को, टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रही है, जेडीएस पब्लिक के बीच में नज़र नहीं आ रही है। हाँ, देखिए जेडीएस एक ग्राउंड लेवल की पार्टी है। जेडीएस के ऑलरेडी 8 इलेक्टेड काउंसलर है बिदर में जी, और जेडीएस अपने लेवल पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। और कुमारस्वामी साहब बिदर को 2 बार आए, एक बार पंचरत्न यात्रा में आए, इससे पहले भी जलधारे रथ यात्रा में भी आए। ऐसा ये नहीं कि जेडीएस ग्राउंड लेवल पे बहुत ही बेहतर काम कर रही है। हमारे काउंसलर्स पूरा काम कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, और हमारे जो कैंडिडेट है रमेश पाटिल सोलपुर, वो भी जो सोना देहाती लेवल के ऊपर सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी इतना खुल के नहीं है मगर जी सर, जब टिकट फाइनल हुई रमेश पाटिल सोरपुल साहब की, टिकट फाइनल होने के बाद ओल्ड सिटी में कितने बार है सर रमेश पाटिल सोरपुल साहब? जो पंच यात्रा हो गई उसके बाद कितने बार है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे रहते हैं कि बार बार पब्लिक के बीच में आना बोलना करना, वो हर एक कैंडिडेट की एक शांत मिजाज के कैंडिडेट है रमेश पाटिल सोलपुर। तो मतलब दूसरे कैंडिडेट कौन है जो पब्लिक में बीच में और जो आप जो बोल रहे ना, जैसे कि पब्लिक में नहीं दिख रहे कर रहे, उन्होंने आ रहे दिख रहे, उन्होंने क्या है, ज़रा मीडिया से ज़्यादा ये नहीं रहते। अपना जो काम करना है अपने काम से मकसद रखते उन्होंने, और उन्होंने अपना काम बराबर कर रहे हैं। मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं सर? अगर आप बोले तो मालूम होता पब्लिक को, आवाम को। पब्लिक ऐसा बोल रही है कि जब जेडीएस को टिकट फाइनल हुआ, जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था, जेडीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स है पब्लिक के बीच में बहुत थे। ओल्ड सिटी में कई जो एस्पिरेंट थे, शेख खाजा अजहर वो पब्लिक के बीच में थे, सरफराज हाशमी पब्लिक के बीच में थे। जैसे टिकट फाइनल हुआ कोई भी लोग पब्लिक के बीच में नहीं दिख रहा, और जो प्रेजेंट जिसको टिकट फाइनल हुआ रमेश पुल सोलपुर साहब को, वो भी पब्लिक के बीच में नहीं है। वैसी बात ऐसा पब्लिक का कहना है। रमेश पाटिल सोलपुर हाल ही में हमारे रशीद साहब को जो अवार्ड मिला था, उस पे टाइम पे हम पूरे जो सुना हमारे जो भी सरफराज हाशमी, गालिब हाशमी, मई, नबी कुरैशी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह पूरे 40-50 लोग पूरे मिलके हम जो सुना रशीद साहब के बीच आए, घर पे जाकर उनका सम्मान करे, मिले। पब्लिक के बीच में है हमारे कैंडिडेट, ऐसा नहीं बोल सकते कि पब्लिक के बीच में नहीं है। उन्होंने बराबर पब्लिक के बीच में, और हर कैंडिडेट जो सुना अपने अपने लेवल पे काम करता है। तो और ये एक शांत मिजाज के, और 30-40 साल का उनको सियासी तजुर्बा है, और उन्होंने कई लोगों को जो सुना साथ दे के एमएलए बने सो है। ऐसा नहीं कि वो आते कदम रखे टिकट ले बोल के, बहुत ही सियासी बसीरत उनकी बहुत अच्छी है, और मंजे हुए सियासतदान है रमेश पाटिल सोलपुर। आप देखिए उनका रिजल्ट इतना बेहतर आएगा, पूरे लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या सोचे क्या हुआ बोल। जी, तो मतलब जैसा आपने कहा कि रिजल्ट बेहतर आएगा, मगर जो आपके पार्टी के एस्पिरेंट्स है वो अभी भी ये उम्मीद में है कि ये जो कैंडिडेट है वो चेंज होने वाले हैं। देखिए साहब, हर इंसान की ख्वाहिश रहती है, तमन्ना रहती है जी, तो कोशिश आखिरी लम्हे तक करना, तो कर रहे हैं बेचारे कोशिश। तो ये टिकट ये जो फाइनल है टिकट तो देखो साहब, टिकट फाइनल हो गया। कुमारस्वामी साहब बिदर को आए, बसवा कल्याण आए, बसवा कल्याण में लोगों पूछे वहाँ के टिकट को चेंज हो सकता है क्या बोले, तो कुमारस्वामी साहब बोल देना स्टेटमेंट, आप सब भी सुने होंगे, पूरे मीडिया को बोले हाँ यहाँ पे वैसा कुछ होने का नहीं है बोल को बोले कुमारस्वामी सर। कुमारस्वामी साहब तो चेंज नहीं होती बोले, मगर जो आपके पार्टी के प्रेसिडेंट है सीएम इब्राहिम, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा से दो या तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज होंगे। पूरे कर्नाटक में 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज होंगे। बिदर बोल के नहीं बोले ना, मतलब वो नाम तो किसी का नहीं लिया। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बिदर नॉर्थ भी है? नहीं, देखो यही बात मैं बोल रहा हूँ। कुमारस्वामी साहब जब बोले थे ना बसवा कल्याण में, तब कुमारस्वामी साहब भी सेम बोले थे 2 या 3 चेंज होंगे, मगर बीदर जिले में नहीं बोल के, यहाँ पर नहीं बोल के बोले थे। वो देखो स्टेटमेंट कुमारस्वामी साहब का। जी सर, जब ये टिकट फाइनल हुआ है, फाइनल होने के बाद सब लोग तो मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, तो आपके पार्टी में कुछ वर्कर्स है जो नाराज है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है जी, तो इसके अंदर बहुत ये हमारे अंदरूनी कुछ चीज़ें रहती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में रहती हैं टिकट को लेकर के। तो अभी जो सोना धीरे धीरे सब लोग हमारे एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, कुछ थोड़े लोग हैं, इंशाल्लाह वो भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हमारा, और हम बेहतर सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जी, तो मतलब आप जो मुकाबला करने जा रहे हैं सर, वो कैसा फाइट करेंगे सर आप कांग्रेस और बीजेपी से? प्रेजेंट जो बिदर के एमएलए है, बिदर के विधायक है, वो 3 टाइम से विनिंग एमएलए है, जेडीएस कैसा टक्कर देगी सर?
देखिए जेडीएस को इससे पहले जो कैंडिडेट मिले थे वो क्या उनसे तो बेहतर कैंडिडेट है ये जी, मतलब ये इससे पहले पार्टी के कैंडिडेट बेहतर थे। अब बोलने का मतलब वो भी बेहतर थे जी, मतलब उनसे और जरा ये बेहतर है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ये एक मंजे हुए है ना जी है ना। तो और दूसरी बात हमारे पार्टी के काउंसलर्स भी एक्टिव है। और रही बात हम जिस बेस पे यहाँ पे इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, हमारा बेस वो 3 साल से 3 बार जीत रही की, 4 बार जीत रही की, 5 बार जीत रही की, वो उनकी जीत से हमको कुछ मतलब आप कैसा फाइट हम करेंगे? जो फाइट करेंगे हम अवामी मसाइल को पर, जैसा कि सीएमसी की बॉडी को लेकर हम 2 बार एहतजाज करें जी सर करें। और भी अवाम के मसाइल है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हम जो करेंगे ग्राउंड लेवल पे गवे गांव जाकर हमारा एक प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। हर गांव में हम जाएंगे, रात में वहाँ प्रोग्राम कर रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे और हमारा काम जल्द से जल्द 2 से 4 दिन में जो है ना हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। जी, और 2 से 4 दिन में एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे। शुरू। सर जो बिदर में डेवलपमेंट चल रहा है, जो रोड्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो रोड्स का डेवलपमेंट बहुत दिनों के, ये रोडों का काम तो कोई भी सरकार में कोई भी लीडर बनो, ये एक साइकिल वर्क है, ये तो चलते रहता है, ये इसका क्या है। कोई भी एमएलए रहने दो न रहने दो तो भी ये काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है जी। और ये बहुत पहले होना था, देर से हो रहा काम, मतलब ये काम होना था देर से हो रहा देर से हो रहा है काम, कुछ बजट रुके हुआ था बोले। और मतलब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है या जैसा कि पब्लिक कह रही है कि फेक डेवलपमेंट है, तो आपको क्या कहना है इसके देखो बारे में? आँखों के सामने है पूरी पब्लिक के बीच में, जी हर पब्लिक अपने आँखों खुले रख के रोड पे चल रही है जी और पब्लिक देख रही है रोड कितने इंच पड़ी है, कैसी पड़ी है, जी पूरी पब्लिक को मालूम है। जी। और रोड बनाने का काम कैसा रहता है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट जो डिपार्टमेंट से ये काम हो रहा है वो डिपार्टमेंट के इंजीनियर से मेरी बात हुई, ख्वाजा साहब बोल के जी। और एक भी है मतलब कौन से DUDC के, DUDC जी। ये जो BT रोड सीमेंट रोड जो बन रहे, तो मैं उनसे ख्वाजा साहब से पूछा, ख्वाजा साहब ये BT रोड का क्या है ऐसा, तो ये खाली सिर्फ 1 इंच की ऊपर से डालने का है एस्टिमेट, ये इतना अच्छा बोल के बोले ख्वाजा जी। साहब। तो और ऑलरेडी मैं उसके एक लेटर भी दिया मेरे को, इसकी एस्टिमेट कापी दे, वो तो अभी तक एस्टिमेट कापी नहीं मिली। इसके बारे में RTI डाल लें आप? ITI ने एक लेटर दिया, मैं लेटर दिए थे जी। तो अभी उसका जो है ना मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। जी सर। सर जो थोड़े दिन पहले होटल वाइब में मीटिंग हुई, शहर के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों की होटल वाइब में मीटिंग हुई, जो के रहमान खान है, कांग्रेस के एक्शन कमेटी के मेंबर है और कांग्रेस के जो इलेक्शन कमेटी है उसके भी मेंबर है, राज्यसभा के एक्स स्पीकर है, उनके सामने ये बात रखी गई कि जो कांग्रेस से प्रेजेंट एमएलए को चेंज किया जाए और दूसरों को मौका दिया जाए। तो क्या आप शहर के जिम्मेदार लोगों में नहीं है? पहला क्वेश्चन हमारा। जो वहाँ पे मीटिंग हुई होटल में, सर जो जिम्मेदार लोग थे बिदर के पूरे मौजूद, उसमें आप नहीं थे, तो क्या आप शहर के जिम्मेदार लोगों में से नहीं है? देखिए पहली बात तो वो मीटिंग पूरी अवाम देख ली, वो मीटिंग थी जिनको बड़े बना के तमाम बिदर के मौजूदीन बात रख रहे थे, वो कौन सी पार्टी से थे उन्होंने? जी सर, कांग्रेस पार्टी से। और जो आदमी बुलाए सबको, उन्होंने कौन सी पार्टी के हैं? मतलब कौन बुलाए ये सब लोगों को? जी, मेरे को तो फोन नहीं आया जी, तो मैं कैसा बोलूं? आपका एक स्टेटमेंट तो 2-3 दिन पहले का आपने एक स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में मन्नान सेठ का वीडियो देखा मैं, उन्होंने गुलपोशी कर रहे थे, बुलाई कर रहे बोल के, मेन तो उन्होंने थे ना, रोल उनका ही था ना वो, मतलब वो मेन थे, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें दिख रहा है पूरा। तो वो दोनों भी बुलाए वाले भी वही दिख रहे हैं, जिसके पास बात रखने वाले भी कांग्रेस के चाहे, तो हमारा क्या रोल रहेगा? हम क्यों जाएंगे? हमको फोन आया तो भी हम नहीं जाते थे जी, अगर फोन आया तो भी आप नहीं जाते थे। हम देखते थे भाई तुम बीदर के मौजूदीन की मीटिंग रख रहे हो तो बीदर के लोग रहना, बिदर के तो लोग थे ना सर पूरे वहाँ पर, जिनको बड़ा बना के, जिनके पास मतलब जिसके सामने जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे उनके सामने बात रखी गई, तो जरूरी नहीं ना कांग्रेस के बड़े लीडर्स के सामने बात रहे। बिदर के लोगों का मसला है, बिदर के बैठ के करना, क्या बात है? वोट कौन देने वाले भाई? ये मसला मेरे को तो वो मीटिंग में ऐसा दिखा, एक मिसाल है, गुड़ खाती मली दे से परहेज करती, बोले ऐसी बात है। तो सबको जो सो ना ऐसा दिखा मेरे को, कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत है, शख्सियत से नफरत के जैसा दिखा। जी, आपको कैसा सर? आपको मोहब्बत है, नफरत है? देखो हम तो खुला बोले, हम तो मेरे स्टेटमेंट सुने तुम जी, हमको कांग्रेस से लेना है ना देना है, हम जेडीएस का कैंडिडेट हमारा है, हम जेडीएस के कैंडिडेट का काम करेंगे, इंशाल्लाह उसको जिता के लेंगे, कुमार स्वामी की सरकार बनेंगे जी। कोई भी रहता होगा नहीं कांग्रेस से, हमको क्या लेना देना?
रहीम खान साहब रहन दो, हमारे मन्नान सेठ रहन दो, और XYZ कोई भी रहन दो, हमको मतलब ही नहीं है उससे। सर जो बिदर की आवाम जो कुछ दिनों से माहौल चल रहा है कि चेहरा बदल कर नए चेहरे को लाया जाए कांग्रेस से, खासतौर से कांग्रेस से, तो क्या ये चेहरा बदलने का आप भी सपोर्ट करते हैं कि वाकई में ये चेहरा बदलना चाहिए? हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि जो सो ना मौका सबको मिलना चाहिए, और जो सो ना कांग्रेस को बहुत दिन से मौका दिए, बीजेपी को दिए, जेडीएस को मौका देंगे। जेडीएस को जो 5 साल का भरपूर एक बार मौका दो जेडीएस को, बोल के पूरे हम गुजारिश कर रहे हैं। मिली जुली सरकार में कुछ ज़्यादा काम नहीं होते, ज़्यादा स्कीमत इम्प्लीमेंट नहीं, खुल के काम नहीं कर सकते। आप 5 साल का मौका दो जेडीएस को। इन 5 सालों में जेडीएस जो जो वायदे करी, अगर नहीं करी, 50 साल की तो बात नहीं है, फिर आगे इलेक्शन में आप समझ में जाए वैसा काम कर लो। सर ये 5 जैसा जेडीएस ने वादे किए 5 साल में ये करेंगे, कहीं ये ऐसे तो वादे नहीं है कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, जेडीएस के होने वाला हमारे तो कहीं पे चौराहे पर बुला लो, कहीं ऐसा तो वादा नहीं है ये जेडीएस का। देखो हमारे सीनियर लीडर और हमारे पार्टी के लीडर बंडप्पा कासिमपुर साहब जी, कभी उनकी तकरीरें गौर करया, उन्होंने कैसी बात बोलते हैं, जेडीएस झूठे बातें नहीं करती, नगद बात करती है, नगद, और जो बोलती है वो करती है, करती थी, करती है, करती रहेंगी जी। तो जेडीएस एक ऐसी सरकार है जो किसानों के कर्ज माफ बोली, कर्ज माफ करी, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जेडीएस की सरकार में ही मिले जी। तो झूठे वादे नहीं करने वाली सरकार। बंडप्पा साहब का अभी आपने नाम लिया जो बिदर साउथ के प्रेजेंट एमएलए है जेडीएस से जी, तो बिदर साउथ में ऐसा क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है सर, कुछ आप बता सकते हैं? ये सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ बिदर साउथ में? देखिए बिदर साउथ इतना डेवलप हुआ है, आप बिदर साउथ के रोडें जाके देख लीजिए। वो रोड तो नॉर्थ में भी बन रहे ना सर? नॉर्थ नहीं, ये रोड में वो रोड में बहुत फर्क, आप जाके ऑब्जर्व कर लो जी। आप, मैं झूठ नहीं बोलता जी, आप जाके जैसा यहाँ के रोडों का देखे ना, वहाँ की भी रोडों का देख लो। और कुछ दूसरा सेक्टर्स, और दूसरा सेक्टर्स वहाँ के जो स्कूल, जो गाँव में, विलेजेस में स्कूलों की हालत देखो, कैसे कैसे स्कूल्स बन रही, कैसी स्ट्रेंथ है, कैसी तालीम हो रही है, जाके देखो। बीदर के सरकारी स्कूल से बेहतर हमारे साउथ के सरकारी स्कूल की हालत है, स्ट्रेंथ वैसी है, टीचर्स वैसी है, बिल्डिंग्स वैसे अच्छे है, जाकर देख लो, आप कंपैरिजन कर लो जी। सर आपने स्कूलों की बात की, आपका 2 दिन पहले का एक स्टेटमेंट आया था वाइब होटल को लेकर, उसके बाद आपके वीडियो के नीचे कई सारे लोगों ने आपकी एक वीडियो जारी की कि आप एमएलए साहब की तारीफ कर रहे थे स्कूल में। एमएलए साहब जब स्कूल में थे, स्कूल में वहां पर आप एमएलए साहब को शाल पहना रहे थे, फूल डाल रहे थे, आपके जैसा अच्छा एमएलए आप कहाँ पर भी नहीं है, ऐसा आपकी वीडियो वायरल हो रही थी। ऐसा अच्छा एमएलए बोलकर ना बोला, जरा वीडियो अच्छा गौर से सुनना जी, मतलब आपके ऐसी तारीफ की वीडियो वायरल हो रही है। बिल्कुल, देखो एक बात बोलूँ मैं जी, मैं एक जेडीएस पार्टी का लीडर जी, बिल्कुल। यहाँ का एमएलए कौन है? रहीम खान है सर, प्रेजेंट एमएलए। एमएलए जीते के बाद पार्टी वाइज की बात नहीं करते जी, उसका काम है मई जो बीजेपी वाला, जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी वाला, जो एमएलए के पास जाके काम लेना हमारा फर्ज है जी। और एमएलए का काम क्या है? वो काम करना है जी। मतलब वो काम करने के बाद आप उनकी तारीफ करें तो, अरे भाई काम ले रहे हम मुझसे, तो काम करे बोल कर तो नहीं बोलना क्या? आपकी एक वीडियो वायरल बहुत सच्चाई है वो, उसको मैं क्या इनकार रहूँ? मैं तो खुलेआम बोलूँ। मैं देखो हमारे बिदर का एमएलए है, वो एमएलए के पास मैं ये मसाइल है बोल के बात रखा मैं, और एमएलए जो सुना वो काम को अंजाम दिए, बजट दिए, काम हुआ। जाके देखो कैसी हालत थी आज। मैं वो काम से मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी इस बार मैं बोल रहा हूँ एमएलए साहब अच्छा काम करे, ये आपके चैनल से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मसाइल थे, 10th क्लास तक, 10th क्लास के बच्चियाँ हैं वहाँ पे, 6 से 10 तक बच्चियाँ हैं, तो वहाँ पे ऐसा मसाइल था। आप चैनल पर बोल रहा हूँ मैं, बच्चों को जो सुना वॉशरूम का बहुत बड़ा मसला हो रहा था जी, तो वो सॉल्व करेगा एमएलए साहब? हम बुला के देखो साहब आप एमएलए हैं यहाँ के, आपके रहते हुए यहाँ पे ऐसी हालत है एजुकेशन की बोल के, उन्होंने एक्सेप्ट करे, हो यहाँ पर मिस्टेक है, इमीडिएटली जो हो सुना उसको बजट दिए और काम करे। काम करके दिए के बाद आदमी काम करा बोलना इंसानी फरीजा है जी। नहीं तुम काम नहीं करे, तुम फलां नहीं करे, एहसान करे क्या हमारे पर, वो तो क्या पर, मतलब जहाँ पर काम हुआ वहाँ पर बराबर हो, कोई भी रहते हो नहीं, जहाँ काम हुआ उसकी तायद करना, जहाँ काम नहीं हुआ तनखीद करना। उसके बाद कई काम इश्यूज उठाया मैं, मदरसा महमूद गांव का इशू उठाया, हर जगह का इश्यूज उठाया मैं। तो मतलब वो काम हुआ या नहीं हुआ? फिर वो मदरसा महमूद गांव के बाजू के ड्रेन का काम नहीं हुआ, फुटपाथ का काम नहीं हुआ जी।
सर मदरसा महमूद गावन का तो एक इश्यू है, और एक इश्यू लॉकडाउन का है जो अब तेज़ी से आवाम के बीच में आ रहा है कि एमएलए साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है थोड़े दिन पहले। ये 7 महीने ही कैसा थे कि इनको सब्र नहीं है क्या बोल के एमएलए साहब नई कमान में ठहरते। वो स्टेटमेंट पर आपका क्या है सर राय? ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनको ये स्टेटमेट देना था या नहीं देना चाहिए? गलत है ये बात जी। चाहे कोई भी, मैं तो नहीं, जहन में नहीं है, एक बार सुना था मैं लॉकडाउन में। जी जी नहीं, अब ये जो एक 8-10 दिन से वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है बिदर में। होता चाहे क्यों ना होता, देखो अवाम आंख बंद करके नहीं बैठी, अवाम गूंगी भैरी नहीं है, और अवाम जब जो वक्त आएगा उस वक्त पे सही जवाब देने वाली अवाम है। जी हाँ, तो बिदर की अवाम बाशऊर है और जो भी तकालीफ़ां देखी है और तकालीफ़ों को ना बयान कर रही है जी, उसको क्या कर सकते हैं। सर लॉकडाउन का भी मसला बहुत ये हो रहा है पब्लिक के बीच में। जब लॉकडाउन को पूरा ओल्ड सिटी को टोटली लॉकडाउन कर दिया गया था, आप भी ओल्ड सिटी से ही आते जी हैं, हाँ। तो ये जो लॉकडाउन हुआ था इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का है या फिर एमएलए साहब जानबूझकर भी अंदर नहीं है? ऐसा पब्लिक कह रही है कि वो आ सकते थे मगर वो अंदर नहीं है एक बार भी। बहुत लोगों को तकलीफ थी, हॉस्पिटल जाने मुश्किल हो रही थी, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ थे उनको जाने नहीं दिया गया। देखो यकीनन वो 3 महीने ऐसे गुजरे, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसा वक्त कभी ना लाए। जी। कई सारे मसाइल, मैं खुद जो सुना, मेरे एटीएम को जाके पैसे निकाल के आ रहा था, जबकि एटीएम को जाके पैसे निकाल सकते थे, ऐसा कानून भी था जी था सर। ज़रूरत के पैसों को, तो मैं जाके पैसे निकाल कर रहा हूँ तो पुलिस वाला मेरे ऊपर लट उठाया था। जी। मैं बहस कर लिया, बातचीत हो गई, खैर ठीक है। तो जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो कई लोगों के साथ, एक तो हमारे नौजवान बच्चा, कुछ पेट की ज़रूरत है, भूख की प्यास नहीं बुझा सकता इंसान, उसके खातिर क्या भी करता है उन्हें। अपन भूखा रहेगा मगर अपनी औलाद को बिलबिलाते हुए कोई भी बाप होंगे, कोई बड़ा भाई होंगे, बर्दाश्त नहीं करता। तो कोई चंद बच्चे थर्मास में चाय बन लगे, चाय बेच रहे थे, पुलिस वाले मार मार के उनके टांगा सुझा दिए, ये कर दिए। कितना जुल्म अत्याचार हुआ, शायद कभी ना हो ऐसा अत्याचार। तो वही सर पब्लिक कह रही थी कि एमएलए साहब आ सकते थे अंदर ओल्ड सिटी में मगर वो जानबूझकर नहीं है। इसके बारे में आप क्या स्टेटमेंट देंगे? देखो मैं इस बारे में मैं खुली एक बात बोलता हूँ। जी सर। वो जो लॉकडाउन के पीरियड के हर वो एक चीज़ बीदर की जनता के जहन में बैठी हुई है जी, और जनता अपना फैसला लेगी। जी बस मैं इतनी बात कहता हूँ जी। कि जनता को सब मालूम है, आँखें बंद करके नहीं बैठी थी, वो मसाइल पूरे जनता देखी। अब आने वाले इंतखाबात में अपने अच्छे बुरे वक्त में कौन खड़ा था, कौन कैसा था, जनता जो है सो ना खुद फैसला करेंगे। हिजाब के मसले पर भी ये आता है सर, कर्नाटक में हिजाब के मसला भी उठा, जहाँ पर कुमार स्वामी ने, जो आपके पार्टी के सुप्रीमो है, वो असेंबली में उठकर कहा कि ये उनका चॉइस है, वो क्या भी पहन सकते हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है डीके शिव कुमार, उन्होंने अपने पार्टी के एमएलए को हिजाब पर बोलने से रुका दिया था। ऐसा क्यों सर? देखिए मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ जी, ये कांग्रेस माइनॉरिटी की दोस्त नहीं है, जी, हमदर्द नहीं है जी सर। ये आस्तीन का सांप है हमारी, जिसे हम 70 साल से दूध पिलाते आ रहे। जी, आस्तीन का सांप है, जब भी मौका मिला है हमें डसी है कांग्रेस। जी, कांग्रेस का पीछा छोड़ो, कांग्रेस में अब वो दम खम नहीं है। जेडीएस को एक बार मौका दो, जेडीएस की सरकार बनेगी। और हर हमेशा ऐवान असेंबली में बंडप्पा कासिमपुर साहब ने डट के मुकाबला किया था गई कोशी की बिल के ऊपर। जी सर। ईदगाह का हमारे देवेगौड़ा साहब, कर्नाटक में बड़ा इशू था ईदगाह का, सॉल्व करके मुसलमानों को ईदगाह सर एमएलए साहब का 4% रिजर्वेशन देवेगौड़ा साहब दिए जनता दल को, जी, जनता दल से मिला। तो देखो सच्चाई हमारे आंख के सामने है। आस्तीन का सांप है बोलो मैं कांग्रेस, खाली वोट लेने को मुसलमान सेकुलर दिखता है कांग्रेस को। जब ऐवान असेंबली में, ऐवान पार्लियामेंट में मजलूम बेबस लाचार मुसलमानों के हुकूक की बात आती है तो ये अपने आप को सेकुलर बोल के मुंह पे चुप्पी थाम लेती है ये कांग्रेस। सर हिजाब के मसले पर एमएलए साहब का स्टेटमेंट आया कि वो असेंबली हिला देंगे, क्या आपको कहीं पर दिखा हुआ? कांग्रेस आस्तीन का सांप है बोलो मैं, कोई भी रहता है जो प्रेजेंट एमएलए है, कांग्रेस आस्तीन का सांप है बोलो मैं जी, तो वो भी आस्तीन के सांप, कांग्रेस आस्तीन का सांप है। कांग्रेस को सिर्फ वोट लेते वक्त मुसलमान सेकुलर दिखता है, हमदर्द दिखता है। जब मुसलमानों के हुकूक की बात आती है, मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, मुसलमानों के बच्चों को जेलों में डाल देते हैं, मुसलमानों को बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर जब बात आती है, जब हिजाब का होंदो, हलाल का होंदो, झटके का होंदो या कोई और मस्जिद के इश्यूज होंदे, किसी भी इश्यूज के ऊपर, किसी भी मसले पर कांग्रेस चुप्पी थाम के रहती है। अवैन असेंबली में होंगे, पार्लियामेंट में कांग्रेस आवाज नहीं उठाती। कांग्रेस को जब मुसलमान सेकुलर नहीं दिखता, कम्युनल दिखता है,
इस वास्ते कांग्रेस आवाज नहीं उठाती। तो कांग्रेस का पीछा छोड़ दो। कांग्रेस वोट लेते वक्त सेकुलर है मुसलमान, जब वोट ले लेते हैं जब कम्युनल हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों अगर सेकुलर दिखता मुसलमान उनको तो मुसलमान के हकूक की बात करते थे असेंबलियों में दो, पार्लियामेंट में दो। जी, मतलब उनके जो प्रेसिडेंट है वो रोक रहे ना सर बात करने से? कोई भी रहने दो जी, उनके प्रेसिडेंट सोनिया गांधी रहने दो, डी.के. शिवकुमार रहने दो, कोई भी रहने दो, ये सब लोगों को खाली इलेक्शन के टाइम सेकुलर दिखता मुसलमान। इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं। इलेक्शन के बाद मुसलमान हमारे खेत की जागीर हो, आज भी वो बोलते हो ना, मुसलमान हमारे खेत की जागीर है बोलते हो ना। मगर गए बाबा वो दिन गए, अब वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, जनरेशन चेंज हो गया है, सोच बदल चुकी है। और जो है सो ना, कितने भी तुम पदयात्रा निकाल लो, कश्मीर से कन्याकुमारी फिरो, कहाँ से कहाँ फिरो, वो तुम्हारे बुजुर्ग जो पाप करे थे कांग्रेस के, वो राहुल गांधी साहब जो है ना वो पाप धो लेते, फिर वो पाप धुलते नहीं, वो बहुत जी। तो बदवा है कांग्रेस को, बदवा है बिलखुसूस मुसलमानों के। जी सर। तो सर आपने तो ये स्टेट की बात की, अब हम सिटी पर आते हैं, बिदर सिटी पर। बिदर सिटी को डेवलपमेंट को लेकर जब पब्लिक के बीच में सर्वे किया गया तो पब्लिक कह रही है कि डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ सर बिदर में, सिटी में? बात बोलूं जी, एक बोलिए मसला मशहूर है जी। क्या बोलते हैं, अंदर मिट्टी ऊपर चुनना बाहर नगीना। जी जनता को सब मालूम है। जी सर। सर आप 2 बार काउंसिलर इलेक्शन फाइट करे जी, तो नगर उत्थान का जो बजट रहता है, क्या आप वो बता सकते हैं कि नगर उत्थान का बजट कौन से सेक्टर में आता है, किसके अंडर होता है, किस चीज़ पर यूज़ होता है? देखिए उतना डीप में तो मैं नहीं बोलता, एक बात बोलता हूँ मैं। जी सर। अभी काउंसिल नहीं है जी नहीं है। उसके चेयरमैन डीसी साहब है जी। और जिला पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत की भी बॉडी नहीं है। तो अब वो पूरे बजट को जो सुना, अब कौन बचे? जिला पंचायत भी नहीं है, काउंसिल भी नहीं है, तो अब लीडर कौन बचे? जी एमएलए ना। बिल्कुल। तो एमएलए साहब उसको प्लानिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी। अब डीसी साहब भी जो सुना चेयरमैन है, और डीसी साहब की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी निगाह रखना पड़ता है पॉलिटिशियन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिशियन निगाह रखना पड़ता है। ये संविधान है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पर। कौन कहाँ गलती कर रहा, पॉलिटिशियन गलती कर रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन चेक करना, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा तो पॉलिटिशियन लीडर देखना। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन में गलती किसकी हो रही है सर? गलती कौन कर रहा है सर दोनों में? किस बात की गलती? ये जो नगर उत्थान के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 के बजट लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये नगर उत्थान एमएलए साहब को आता ही नहीं है, वो अपने फोटोज लगा रहे हैं। गलत है ये लगाना। एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी में है ना जी, वो फोटो तो नहीं लगाना, नहीं लगाना चाहिए था, फिर भी लगा रहे। फोटो नहीं लगाना जी। हाँ, यूटिलाइज बजट एमएलए है प्रेजेंट। अब काउंसलरों को जो सुनाओ चार्जेस नहीं मिला, अब पूरे कहाँ कहाँ मसाला है, क्या है क्या नहीं, पब्लिक एमएलए को भी पूछेंगी। जी। काउंसलर तो खुला बोल रहे हैं हमारी बॉडीज नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। जी। बॉडी क्यों नहीं बन रही सर अब तक? ये तो बॉडी की तो सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं सरकार को ठहराता हूँ। सरकार को ठहराते हैं क्योंकि बीजेपी के कई लोग बोले, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं रमेश पाटिल सुरपुर साहब एमएलए साहब और गवर्नमेंट की साजिश है कि ये बॉडी नहीं बना रहे, आप सरकार को ठहरा रहे सर जिम्मेदार। अब आप सही है या आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सही है? देखिए एमएलए प्रेशर डालना जी, तो डालने में वो कामयाब है क्या नहीं रहा सर? हमको तो नहीं दिखा प्रेशर कहाँ डाले। जी। और एक एमएलए अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें गलती है। जी। डीसी सब जने बोल रहे डीसी साहब को गवर्नमेंट लेटर दे डाली, बीजेपी के लीडर्स बोले बिल्कुल बोले सर, काउंसिल से लेटर आया बोले आ गया जी। यहाँ पर एमएलए बोल रहे जी। जब गवर्नमेंट से लेटर डीसी को आ गया तो डीसी की एमएलए की बात सुनकर रुका सकते हैं क्या? जी सर। रुका सकते हैं क्या? नहीं नहीं। तो फिर यहाँ रुक रहा है को? कौन है जिम्मेदार? तो वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सर, कौन है सुनो ना बात तो समझो जी। बीजेपी के पूरे लीडर्स बोल रहे हैं कि ऑर्डर आ गया जी। जब गवर्नमेंट का बीजेपी के भी बोल रहे हैं और जेडीएस के भी लीडर्स बोल रहे हैं। सुनो जी, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया जी, किसको आ गया? डीसी को आ गया। गवर्नमेंट का ऑर्डर को फॉलो करना डीसी का काम है नहीं है जी। तो डीसी साहब क्यों फॉलो नहीं कर रहे? क्या मजबूरी है डीसी साहब? क्या मेरा सवाल है, डीसी साहब आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे ऑर्डर को? आपके चैनल से बोल रहा हूं मैं, डीसी साहब क्या आपको एमएलए साहब का प्रेशर है? क्या आपको एमपी साहब का प्रेशर है? क्या आपको जो सो ना मिनिस्टर साहब का प्रेशर है? जब पूरी जनता बोल रही है, कई लीडर्स बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे डाली बॉडी बनाओ बोल के, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्यों रोक के रखी है? मेरा सवाल है।
क्या वजूहात है? डीसी साहब को क्या ऐसा प्रेशर आ रहा, मजबूर है डीसी साहब की कि बॉडी नहीं बन रही? सर जेडीएस इतने बार जब प्रोटेस्ट कर रही है, सीएमसी का गेट भी बंद करने जेडीएस रेडी है, फिर भी बॉडी नहीं बन रही, तो इसके बाद आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करे सर? 2 बार प्रोटेस्ट करे आप, फिर खामोश बैठ गए। इसके बाद तो आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले थे, ऐसा मीडिया के एड्रेस कर कर कहा था आपने। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा था जी सर। उसके बाद भी फिर प्रोटेस्ट बिल्कुल। करेंगे बोल के। तो इलेक्शन के हमारे जलधारा और जतरा हमारे पार्टी के प्रोग्राम वगैरह में बिजी थे। इंशाल्लाह फिर मीटिंग करके हम बात करके इस बारे में और करेंगे। इसके बाद फिर आप एक मीटिंग लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग्स कब तक चलेगी सर? नहीं, हमारी पार्टी की मीटिंग्स रहेंगी। उसके देखो कौन सा भी काम करने से पहले राय मशवरा करके काम करना पड़ा, ऐसा नहीं। देखो इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क रहता है जी। तो हम इज्तिमाई है हमारी पार्टी, तो सबका राय मशवरा लेके मशवरे में खैर व बरकत होती है। और जो भी करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मशवरा देंगे हम उस पर काम करेंगे। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। 2 या 3 दिन पहले एक मीटिंग ली गई वाइब होटल में, जैसा आपको मालूम है आपने एक स्टेटमेंट भी जारी किया उसके ऊपर, अगर जेडीएस के कोई है तो हमको नाम दीजिए, हम बात करेंगे। तो जो भी वहाँ पर मौजूद थे सर, उन्होंने दूसरा चेहरे को चुन लिया था, जो कि अब्दुल मन्नान सेठ का नाम ले रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे पूरे कह रहे थे अब्दुल मन्नान सेठ को इस बार मौका मिलना चाहिए, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो आपका इसके ऊपर क्या है सर राय? हमको उसमें जाना नहीं है भाई, हमको क्या लेना देना। मैं वो पूरे मेरे पूरे बड़े भाइयों से बुजुर्गों से जो वो मीटिंग में थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरी मिल्लत के नौजवानों से, बुजुर्गों से, घरों में बैठ के सुनने वाली माँ बहनों से, वक्त का तकाजा है, आप मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होके जेडीएस को कामयाब कीजिए। जी। कांग्रेस आस्तीन का सांप है, हमेशा हमारे जज्बात से खेली है, हमारे वोटों का इस्तेमाल की है, कभी हमारा साथ नहीं दी। और कुर्बानी के बाद ही जो है सो ना खुशहाली मिलती है। अब वो वक्त है, आप जेडीएस का चाहे कोई रहता क्यों नहीं कैंडिडेट, आप साथ दीजिए, कुमारस्वामी की सरकार बनाइए। स्टेट को देखो, स्टेट में कुमारस्वामी की सरकार बनना ज़रूरी है, क्योंकि वाहिद एक ऐसी पार्टी है जेडीएस जो हमेशा माइनॉरिटीज़ के हुकूक दी है और माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ की है, कभी भी माइनॉरिटीज़ के साथ इंजस्टिस नहीं की है ना ये बात। तो इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस जो हमेशा इस 74 साल में जितने हमारे पर जुल्म अत्याचार हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के दौर में हुए, तो उन तमाम चीज़ों को मेरे बुज़ुर्गों से मैं कहता हूँ कि तारीख़ को पर नज़र डालता है ये देश के आज़ादी से अब तक हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हमारा देश आज़ाद हुए के बाद ऐवान पार्लियामेंट में मुसलमानों की तादाद कितनी थी वो जहन में लाइए जब फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। सर अगर जेडीएस को अब जो प्रेजेंट असेंबली इलेक्शन है अगर पूरी बहुमत नहीं मिलती है तो क्या फिर से कांग्रेस को अलायंस में गवर्नमेंट वो हमारे हाईकमान का फैसला रहेगा सर, उस बारे में मैं छोटा सिपाही हूँ अदना, यहाँ तक की बात कर सकता हूँ। जी सर। तो जैसा कि आपने अभी सुना, वसीम किरमानी साहब को जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के। अगर आपको इनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछना रहा तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर अगर कोई लास्ट मैसेज आपको बीदर की आवाम को देना है शॉर्ट एंड स्वीट, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं बीदर ज़िले की आवाम, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं बीदर ज़िले की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मौजूदा माइनॉरिटीज़ के सियासी, समाजी व तालीमी हालात के मद्देनज़र हम बहुत ही बैकवर्ड है। अगर हमको तरक्की पे आना है तो ऐवानात के अंदर हमारी आवाज़ का होना ज़रूरी है, और ऐसी आवाज़ होना जो ऐवान असम्बली में ज़बान खोल सके, हमारे आंसुओं बहते हुए आंसुओं की तर्जुमानी कर सके वहाँ ऐवान असम्बली में, वैसी आवाज़ को मुंतखब करना है हमें। और मैं कहता हूँ मेरे नौजवानों, भविष्य को पर नज़र डालो। मेरे भाइयों, तुम ये 1500 की चक्कर में मत पड़ो। ये आएंगे साहूकार, आएंगे ये साहूकार सौदा करने आएंगे हमारे भविष्य का, जो आज तक करते आए हैं। अपने भविष्य का सौदा मत करो, ऐसी क़यादत को मुंतखब करो जो हमारे आँख से बहते हुए आंसुओं का दर्द समझ सके, हमको तालीम अच्छी दिला सके, हमको एम्प्लॉयमेंट दिला सके, हमारे को जो है बेहतर रोज़गार मिल सके, हमको अमन और खुशहाली और सुकून की ज़िंदगी के वास्ते जो बेहतर पार्टी है वो है जेडीएस पार्टी। जेडीएस का साथ दो, बीदर नॉर्थ, बीदर साउथ,
हुमनाबाद, बसवा कल्याण, पिजन 4 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। चारों ज़मीनी सतह पर बेहतर काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस आस्तीन का सांप है। कांग्रेस देश की आज़ादी से अब तक के कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म और नाइंसाफ़ी की है, क्या हक दिया है, उसके ऊपर गौर व फिक्र, तारीख के ऊपर नज़र डालते हुए अपने भविष्य, अपने माजी के, अपने मुस्तकबिल को फैसला हुआ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।